हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विश्व छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। बिल्कुल सिंपल सिंपल 20 एमसीक्यू हम करेंगे। चलिए जल्दी से निपटाते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में उत्पादन क्या है? उपयोगिता का सृजन या वृद्धि, खाद्यान्न का उत्पादन, सेवाओं का सृजन, वस्तुओं का निर्माण। देखिए, जब भी आप यूटिलिटी क्रिएशन करते हैं, जब भी आप यूटिलिटी एडिशन करते हैं, यानी कोई वस्तु में आप उपयोगिता का सृजन करते हैं या वृद्धि करते हैं, तो उसे उत्पादन करते हैं कहते हैं। उत्पादन में ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं: वस्तु बनाना, सेवा बनाना, एग्रीकल्चर आउटपुट करना। ये सारा स्क्रीन पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। पर बेसिकली आप याद रखिएगा, प्रोडक्शन का मतलब है यूटिलिटी क्रिएशन। ए आंसर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लगाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? अभी आप कुछ एक्टिविटी दे रखी है। अगर आप एक नेत्रहीन व्यक्ति, अगर कोई अंधा व्यक्ति है, उसको आप सड़क पार करने में मदद करते हो, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। कॉलेज के वार्षिक समारोह में समूह नृत्य प्रदर्शन, अगर आप एक ग्रुप डांस करते हैं कॉलेज इवेंट में, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये लाभ के लिए या पैसा कमाने के लिए आप नहीं करते। दीवार से गिर रहे बच्चे को पकड़ना, आप उसको बचा लेते हैं, दुआएं मिलेगी लेकिन पैसा नहीं। थिएटर में कला का प्रदर्शन करना, तब एक जब कलाकार एक शो ऑर्गेनाइज करता है, आर्ट परफॉर्म करता है, तो ज़रूर मॉनेटरी पर्पस होता है। तो जब आपका किसी भी गतिविधि को करने का उद्देश्य धन कमाना, अर्थ कमाना होता है, तो वो आपका आर्थिक गतिविधि होता है। तो डी इसका आंसर आएगा। साइड में यहाँ पे इकोनॉमिक और नॉन एक्टिविटीज़ में आपको लिख रखा है, ठीक है। अगर जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो देश की नेशनल इनकम को बढ़ाता है, और जब आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हो तो आपकी नेशनल इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से आपको मॉनेटरी इनकम होती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने से कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो सकता है। करनी चाहिए, बट वो गैर आर्थिक गतिविधि कैटेगरी में आएगी, ठीक है। वेल, आसान था। थर्ड क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब हम कहते हैं उत्पादन के कारक, तो ये इनपुट है या आउटपुट? ये इनपुट को सजेस्ट करता है, ठीक है। देखिए, जो चीज़ आप लगाते हैं वो इनपुट होती है, और जो निकल के आती है उसे अपन आउटपुट कहते हैं। बड़ा सिंपल है। तो जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं कि हमें ज़मीन लगानी होगी, श्रम लगाना होगा, पूंजी या पैसा लगाना होगा, और एक एंटरप्रेन्योरशिप को अपनी स्किल्स लगानी होगी, तो ये सब लगेगा तब जाके कुछ बनेगा। तो आउटपुट तो कुछ भी हो सकता है, मशीन, कंप्यूटर, संगीत, मोबाइल, किताबें, कुछ भी हो सकता है। पर ये जो लगता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स इनपुट्स, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, डैश डैश आर द फैक्टर्स ऑफ और रिसोर्सेज विच मेक्स इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हम बचपन में जब पढ़ते थे तो याद किया करते थे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। तब ऐसे हम उत्पादन के 5 साधन याद करते थे। जल्दी बोलता हूँ: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। अब क्या है, साहस और संगठन को एक कर दिया गया है। तो भूमि या लैंड, पूंजी कैपिटल, श्रम लेबर, और साहस और संगठन को मिला के कर दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी वो जो बाकी सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता क्षमता, ये हैं उत्पादन के 4 प्रमुख कारक या साधन। बिना इन चारों के एक साथ आए उत्पादन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड रेफर्स टू नेचुरल रिसोर्सेज। अब आप अपना ये चैप्टर इन 4 साधनों के राउंड राउंड घूमेगा, ठीक है। प्रोडक्शन वाले चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। एक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और एक जिसमें अपन लॉ ऑफ प्रोडक्शंस पढ़ेंगे, है ना, उत्पत्ति के नियम पढ़ेंगे, उसको अपन सेकेंड हिस्से में करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक ऐसा है जो प्रकृति का मुफ्त उपहार है? तो भूमि कोई बना नहीं सकता, भूमि नेचर ने हमें दी है। भूमि आपको चाहिए ही चाहिए रहेगी, दुकान लगाने के लिए, ऑफिस लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, शोरूम लगाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए धरती तो चाहिए ना, ठीक है। तो लैंड एक ऐसा सोर्स है जो, अब ये मत सोचिएगा कि अच्छा भूमि फ्री मिलती है क्या सर, प्लॉट खरीदने जाते हैं पैसे लगते हैं, वो ठीक है, लेकिन प्लॉट
मैन मेड, मतलब जो लैंड है वो मैन मेड नहीं है, ह्यूमन मेड नहीं है, वो नेचर मेड है, उसे नेचर ने आपको दिया है, ठीक है। और इसमें आपके सारे आपके क्या कहें नेचुरल रिसोर्सेज इसके अंदर लैंड वर्ड के अंदर आ गए, भूमि, ठीक है, जो प्रकृति हमें देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, इसमें से लैंड की कौन सी विशेषता नहीं है। इसकी आपूर्ति अर्थव्यवस्था के लिए सीमित है, सही बात है। इनफैक्ट इसकी सप्लाई को आप बढ़ा भी नहीं सकते। यह अचल है, इमूवेबल है। वाकई में जो सही इमूवेबल वर्ड है, लोग कंफ्यूज होते हैं फिक्स्ड एसेट्स और इमूवेबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स एक टर्मिनोलॉजी है जो अकाउंट्स की तरफ यूज़ की जाती है, जिन चीज़ों को हम खरीदने के बाद जनरली बेचा नहीं करते, नॉट फॉर रीसेल। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी है जो मूव नहीं हो सकती। तो जो ज़मीन है, जो जहाँ है सो वहाँ है, उसे आप मूव नहीं कर सकते। तो ये है इमूवेबल है, ये बात भी सही है, ये भी ट्रू है। इससे पहले ये भी था, ये भी ट्रू है। इसकी उपयोगिता मानव प्रयासों पर निर्भर करती है, बिल्कुल। ज़मीन ज़मीन है, आपके ऊपर है कि आप ज़मीन से सोना निकालते हो, कोयला निकालते हो, क्या करते हो, वेस्ट हो जाने देते हो, बंजर हो जाने देते हो, या उपजाऊ लहलहाती ज़मीन में बदल देते हो। तो ये मानव प्रयासों में निर्भर करता है, ट्रू है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित की गई है, नहीं 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 नहीं। हमें भी ज़मीन यहीं मिली है, हमारे बाप दादाओं को भी ज़मीन यहीं मिली है। कहने का मतलब है ये ज़मीन पूर्वज बना के गए हों, ऐसा नहीं है। तो ये जो डी स्टेटमेंट है फॉल्स है। बहुत आसान से ही चैप्टर ये है। ये ज़मीन की कुछ विशेषताएं हैं, आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको इसके नीचे चैप्टर के नीचे मिल जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। नहीं मिलती तो आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा लेना। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए, और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स को आप परचेज़ कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पे हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू दे रखे हैं, और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है, तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर को कोई लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, इनमें से कौन सी भूमि की विशेषता नहीं है। यह प्रकृति का मुफ्त उपहार है, ट्रू। यह उत्पादन का एक गतिशील कारक है, नहीं। ये इमूवेबल है। लेबर मूवेबल होता है। श्रमिक ए स्थान से बी स्थान जा सकता है, जमीन ए स्थान से बी स्थान नहीं जा सकती। सेकंड इनका फॉल्स है। और देख लेते हैं, यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है, बिल्कुल। आप इसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। कम से कम आप कहें इंडस्ट्री वाइज या इकोनॉमिक वाइज तो नहीं बढ़ा सकते, फर्म वाइज बढ़ा सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद अभी आएगा। इसकी उत्पादन शक्ति अविनाशी है, बिल्कुल। इसका नष्ट नहीं हो सकता। मानव का श्रम नष्ट हो जाता है। अगर वो सुबह उठ के शाम तक काम धंधे पे नहीं जाता तो उस दिन का श्रम नष्ट हो जाता है। भूमि नष्ट नहीं होती। तो ये बात ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी निकल के आ गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट ट्रू। अच्छा, पढ़ते हैं। भूमि एक निष्क्रिय कारक है, सही बात है। भूमि अपने आप में निष्क्रिय है, ये ट्रू है। भूमि प्रकृति की तरफ से मुक्त उपहार है, यस। लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ट्रू। भूमि अचल है, लैंड इज़ इमोबिल, ये बात भी सही है। और भूमि नाशवान है, ये गलत है। लैंड इज़ नॉट पैरिशेबल, ध्यान से पढ़िएगा। श्रम पैरिशेबल है, भूमि के लिए ऐसा नहीं है, फॉल्स, डी आंसर होगा। नेक्स्ट, द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड। देखिए, आप यूँ समझिए, पूरी धरती पे या देश के संदर्भ में देख लो, ये मान के कि हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे, कोई हम पे अटैक नहीं करेगा, तो भूमि की जो सप्लाई है वो एक देश या इकोनॉमी वाइज फिक्स है। आप उसमें
ऊंचे दाम देकर भी उसकी सप्लाई को आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो अगर हम भूमि की कुल आपूर्ति को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये गलत है, ये गलत है। अब रह गई लड़ाई ए और बी में, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोशील है। मतलब जैसे एक देश में मान लीजिए 10 फर्में हैं, तो उनके लिए ओवरऑल तो ज़मीन एक जितनी है उतनी है, लेकिन ए फर्म बी फर्म के मुकाबले ज़्यादा ज़मीन हासिल कर सकती है, ठीक है, ज़्यादा पैसे देकर। तो कहने का मतलब है कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पूरी उद्योग या पूरी इकोनॉमी की दृष्टि से उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता है। हमें पता है कि फर्म्स होती हैं और फर्मों का समूह मिलकर उद्योग या कहीं अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। आप बात समझ गए। फिर भी मैं बोलता हूँ, उद्योग वाइज या कहीं इकोनॉमी वाइज आप भूमि की सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, पर फर्म की वाइज आप सप्लाई को चेंज कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। तो ये रिलेटिवली इलास्टिक है। इसका आंसर बी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। अब लेबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। यह नाशवान है, सही बात है। काम नहीं करोगे, शाम तक सोते रहोगे, काम नहीं मिलेगा तो उस दिन का श्रम नष्ट हो जाएगा। इसकी सौदेबाजी की शक्ति कमज़ोर होती है, ये बात सही है। आप कभी किसी भी जगह चले जाना, चाहे इंडिया में चाहे कहीं पे भी, खास करके सुबह किसी चौराहे पे आप देखोगे तो 50, 100, 500 लोगों का हुजूम होगा और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई उनको आए और दिहाड़ी मजदूरी पे उनको ले जाए। उस समय बहुत मोल भाव होता है और उस समय उनकी नेगोशिएशन पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती। उनको पता है कि 1-2 घंटे और अगर हम यहाँ रुक गए, दिन खुल गया, फिर हमें काम नहीं मिला तो हमारी आज की मजदूरी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी रेट पे काम करने को राज़ी हो जाते हैं, पर हाँ उनकी चूँकि उसके अंदर एक श्रम शक्ति के नष्ट हो जाने का गुण होता है, वो नाशवान होता है, इसलिए उनकी मोल भाव क्षमता, नेगोशिएशन या बार्गेनिंग पावर कम होती है। श्रम और श्रम शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही है, ठीक है। एक मशीन है, मशीन के अंदर शक्ति होती है, आप मशीन का स्विच ऑन ऑफ करके उन दो चीज़ों को अलग कर सकते हो, लेकिन श्रमिक कार्य कर रहा है, श्रम शक्ति यूटिलाइज कर रहा है, तो कुल मिला के श्रम और श्रम शक्ति इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। और श्रम गतिशील नहीं होता, ये फॉल्स है। लेबर को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हो। रूरल इलाकों से अर्बन इलाकों में लोग माइग्रेट होते ही हैं, और भी बहुत तरीके से ट्रांसपोर्ट कम्यूट करते ही हैं। तो लैंड इज़ नॉट मोबाइल, ये कहना फॉल्स है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द लेबर पावर और एफिशिएंसी ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन द, कहता है श्रम शक्ति या श्रम की दक्षता किन पर निर्भर करती है? श्रम की जन्मजात और अर्जित गुणों पे। बिल्कुल, मतलब आपके लेबर की क्वालिटी क्या होगी ये इस पर डिपेंड करेगी कि उसके जन्मजात गुण क्या हैं और उसने कितने गुणों को और अर्जित किया है बड़ा होते समय। कार्य वातावरण की विशेषताओं पर, बिल्कुल डेफिनेट सी बात है। कार्य करने के लिए प्रोत्साहन, मोटिवेशन पे, उपरोक्त सभी पे। बिल्कुल, आप लेबर से कितना अच्छा काम करा पाएंगे ये इन सब पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना अच्छा लेबर आया है, उसके अंदर कितने अच्छे गुण हैं जो उसने जन्मजात उसमें हैं या उसने हासिल किए हैं। आपने उसको काम का कैसा माहौल दिया उस पर भी, और आप उसको कितना मोटिवेट कर पाए। तो लेबर से काम लेना एक कला है और ये सारी बातें प्रभावित करती हैं श्रमिक की दक्षता, उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर, लैंड एंड कैपिटल मे नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, इट मीन्स लेबर इज़। जैसे किसी ने कहा कि अगर लेबर ना हो तो ज़मीन का होने से या कैपिटल होने से क्या होता है। ये बात सही है। अगर आपके पास ज़मीन है, मशीन है, एंटरप्रेन्योर भी है, लेकिन काम करने के लिए लेबर नहीं है, तो फिर तुम क्या ही कर लोगे। तो लेबर जो होता है वो एक एक्टिव फैक्टर होता है। हमेशा याद रखिएगा, लैंड जो होता है, लैंड ज़मीन, वो पैसिव फैक्टर होता है, लेकिन जो लेबर होता है वो एक्टिव फैक्टर होता है, सक्रिय कारक होता है। ठीक है, चलिए लेबर की कुछ विशेषताएं लिखी है। ये ह्यूमन फैक्टर है, ये एक एक्टिव फैक्टर है। इसे जैसे कहा था ना हमने, श्रम और श्रम शक्ति को दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये नाशवान होता है। और ये याद रखिएगा, मजदूर अपनी मजदूरी को बेचता है, खुद को नहीं बेचता है।
ठीक है, गुलामी प्रथा समाप्त हो गई है और इनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। ये मोबाइल होते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं और इनकी बार्गेनिंग पावर, मोल भाव क्षमता कमज़ोर होती है। ठीक है, ये बातें हमने सारी सुन ली और अपने को पता भी है। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू। जब हम ह्यूमन कैपिटल वर्ड कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? व्यक्तियों द्वारा की गई बचत की गतिशीलता, मानव के कौशल और क्षमताएं या उत्पादक निवेश। मानव के अंदर जो कौशल और क्षमताएं होती हैं ना, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, जनरली कैपिटल से मतलब होता है मशीनें, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, ठीक है, वो चीज़ें। लेकिन ह्यूमन कैपिटल का मतलब है मानव कौशल और क्षमताएं। तो एक अगर वर्कर की बात करें तो उसकी अच्छी हेल्थ हो, उसको वर्क एक्सपीरियंस हो, उसकी एक इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी हो, वो कंपनी के लिए लॉयल हो, और अगर उसके अंदर इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों हों, और उसके अंदर हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स हों, और अगर उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग पे काम किया जा सकता है, तो दैट पर्सन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल फॉर यू। ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है जो आपको ज़्यादा पैसा कमा के दे। तो ह्यूमन कैपिटल में का मतलब है ये मानव की क्षमताएं और दक्षताएं आपको बहुत कुछ प्रोड्यूस करके देगी, बहुत कुछ कमा के देगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। तो रोड, ब्रिजेस, मशीनरी, बोथ ए एंड बी। तो देखिए, रोड पूरी जनता के लिए होते हैं, फ्री टू यूज़, एनीवन कैन यूज़। ब्रिजेस भी एनीवन कैन यूज़। लेकिन मशीन व्यक्तिगत स्वामित्व में होती है। मशीनें किसी फर्म या किसी व्यक्ति की पर्सनल असेट्स होती हैं। ये जो रोड और ब्रिजेस होते हैं, उनको भी आप काम ले सकते हो ना। आपका माल आ रहा है तो एक पर्टिकुलर रोड से या ब्रिज से होते हुए आ सकता है, तो वो आपके लिए सोशल कैपिटल है। मशीन आपकी फर्म के इंडिविजुअल कैपिटल है। तो इसका आंसर डी होगा, ए और बी दोनों, ये आपकी सोशल कैपिटल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आर। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब असेट्स का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, आप मैं जो हैं, अपन लोग बचत करते हैं। सपोज अपन 20,000 कमाते हैं, मान लीजिए अपन 15,000 खर्च करते हैं, 5,000 बचाते हैं, तो वो होती है सेविंग्स। तो सबसे पहले सेविंग्स की क्रिएशन होती है। फिर वो सेविंग्स अपन बैंक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, कहीं पे भी लगा देते हैं, इंश्योरेंस करा देते हैं, ये कहीं लगा देते हैं। जहाँ अपन ये लगाते हैं, वो संस्थाएं जो बैंक हैं, म्यूचुअल फंड एजेंसीज़ हैं, वो उसे फर्दर इन्वेस्ट कर देती हैं, कंपनीज़ को उधार दे देती हैं। कंपनीज़ उस पैसे से मशीनें खरीदती है, इक्विपमेंट खरीदती है। तो इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले बचत, उसके बाद बचत का मोबिलाइजेशन यानी गतिशीलता, और उसके बाद इन सेविंग्स को इन्वेस्ट करना। आप वो खुद भी कर सकते हो जैसे पैसे बचाना और बाद में एक जगह बचा के रखना, और एक दिन कंप्यूटर खरीद के लाना और कुछ बनाना शुरू कर देना, या मशीन खरीद लेना, कुछ बनाना शुरू कर देना। तो ये इस तरह से एक इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन की जो गति है वो ही तय करती है कि अर्थव्यवस्था में किस गति से उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, जीडीपी किस हिसाब से बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो क्या रहा सीक्वेंस, क्या रहा? सबसे पहले बचत, फिर बचत की गतिशीलता, और फिर निवेश। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे इस वीडियो में मान लो मैंने 20 MCQ करा दिए, एक और वीडियो में लेके आ गया इसके ऊपर लॉ ऑफ प्रोडक्शन पे, उस पर 20 MCQ करा दिए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होते। इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो भी प्रैक्टिस सोर्स है, हर चैप्टर के मिनिमम 100 से 200 MCQ अच्छे क्वालिटी के लगाने ही चाहिए। तब जाके वो चैप्टर अपने को समझ में आता है, उसके क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे बन सकते हैं वो समझ में आता है। ठीक है, तो हमारा ऐप इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको MCQ प्रैक्टिस चाहिए तो हमारा ऐप आपको बहुत सूट करेगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो गया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। चलो सुनते हैं सारे। भूमि की शक्ति अविनाशी होती है। भूमि की शक्ति का विनाश नहीं होता, अविनाशी होती है, ये बात सही है, ट्रू। श्रम गतिशील होता है, यस, ट्रू। पूंजी प्रकृति का उपहार है, पूंजी नहीं, ये लाइन हमने सुनी हुई है, प्रकृति का उपहार है, लेकिन भूमि प्रकृति का उपहार है। पूंजी तो हम बनाते हैं, लगाते हैं, कमाते हैं, पूंजी यही मतलब है।
पहले जो पैसा हम बचाते हैं उसी पैसे को जब हम धंधे में लगाते हैं तो और पैसा कमाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। और फिर पैसा कमाने के लिए ऑब्वियस सी बात है अपन एक दुकान खरीदते हैं, अपन फर्नीचर बनवाते हैं, अपन मशीनें खरीदते हैं, तो वो सब पूंजी के रूप हैं, वो सब पूंजी के रूप हैं। इस चीज़ को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन पूंजी मतलब प्रकृति नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता कि बरसात हुई हो वहाँ से ऊपर से नोट बरस रहे हैं, ऐसा नहीं होता। भूमि एक निष्क्रिय कारक है, सही बात है, निष्क्रिय कारक है। कोई आएगा इंसान जो कहेगा मैं यहाँ फैक्ट्री डालूँगा, यानी कोई एंटरप्रेन्योर आएगा, लेबर्स को लाएगा, पैसा लगाएगा, तो जाके वो भूमि फैक्ट्री में बदल जाएगी, अदरवाइज भूमि निष्क्रिय होती है। सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया, सी इज़ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर आर, जो उद्यमी है, जो साहस और संगठन की बात की, जिसमें साहस होता है, वो एक संगठन, वो चीज़ों को संगठित करता है। तो उद्यमी क्या करता है? रिस्क लेता है, हाँ, वो बिजनेस एंटरप्राइज को इनिशिएट करता है और रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता है, सही बात है। वही उत्पादन के सारे साधनों को इकट्ठा एक इंसान ही करेगा, ठीक है, और वो इनोवेशंस लाता है, नवाचार लाता है। नवाचार का मतलब होता है नई चीज़ों का उत्पादन करना, नए बाज़ार खोजना, नए रॉ मटेरियल सोर्सेज को खोजना, नए तरीके से उत्पादन करना, ये सब वो ही करता है। तो उपरोक्त सभी, ये मैंने फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। कुछ तो इसके उद्यमिता से संबंधित कार्य होते हैं, कुछ इसके प्रवर्तन यानी संस्था को बनाने से संबंधित कार्य होते हैं, कुछ जो मैनेजरियल फंक्शन, जिसको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं, वो करने होते हैं, और कुछ इसको कमर्शियल फंक्शंस करने होते हैं। यानी ये उद्यमी को ये सारे कार्य करने होते हैं। उसके कार्यों को मैंने यूं ही बांट दिया है, पढ़ लीजिएगा, ये सारे उद्यमी के कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रोपाउंडेड बाय। तो उद्यमिता की बहुत सारी थ्योरीज विकसित हुई हैं, उसमें जो शुम्पीटर हैं उन्होंने नवाचार का सिद्धांत दिया था कि उद्यमी वो है जो नई वस्तुएं बनाए, नई तकनीकें लाएं। ठीक है, ये सारी बातें जो मैं भी कह रहा था। इसमें उद्यमी की भूमिका क्या है? शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी वो होता है जो इन नवाचारों को व्यावसायिक रूप से लागू करता है और बाज़ार में क्रांति लाता है। तो शुम्पीटर ने उद्यमिता का नवाचार सिद्धांत दिया था, और उद्यमिता के और सिद्धांत भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एंटरप्राइज इज टू सर्वाइव और टू स्टे अलाइव। इट मे बी रिगार्डेड एज, हर संस्था का एक उद्देश्य होता है जिंदा रहना, रेस में बने रहना, तो जिसको सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव इसका एक ऑर्गेनिक, एक जैविक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हर इंसान है, हर दिन वो जुटा रहता है जिंदा रहने के लिए। उसके बाद जो बंदे की और ख्वाहिशें होती है कि मैं बड़ा पैसा कमाऊं, मैं दुनिया में चेंजेस ले आऊं, ये सब बात की बातें हैं। पहले इंसान सबसे पहले खुद को जिंदा रखना चाहता है। उसी तरह हर दुकान बाद में बड़ी बड़ी बातें कहेगी कि मैं कस्टमर को क्वालिटी सर्विसेज दूंगा, लोगों का लाइफस्टाइल बदल के रख दूंगा, खूब मोटा पैसा कमाऊंगा। ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले आपका सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव होता है और ये आपका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। एक संस्था जब खुलती है तो उसका सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव होता है ब्रेक इवन, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हासिल करना एक ऑब्जेक्टिव होता है। अपने आप को डाइवर्सिफाई करना, विविधता भरा बिजनेस करना उसका ऑब्जेक्टिव होता है। अपनी संस्था के बिजनेस को जगह जगह फैलाना, ब्रांचेस बढ़ाना, शहरों में अलग अलग में एंटर करना, ग्रोथ करना, मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना, सेल्स ज़्यादा करना, प्रॉफिट बढ़ाना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स उसके होते हैं। पर सबसे पहले की ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव विच इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, डैश डैश ऑब्जेक्टिव इम्प्लाइज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिहेवियर। हर संस्था अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है। इसे आप किस कैटेगरी में रखोगे? इसे आप इकोनॉमिक, आर्थिक उद्देश्यों में रखोगे। ठीक है, एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि आपके उद्देश्य ऑर्गेनिक वाला हो ही गया उधर, आपके आर्थिक उद्देश्य हो सकते हैं और आपके सामाजिक उद्देश्य हो सकते हैं। अब आपके व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं? मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना, लाभ कमाना, नया नया नवाचार करना और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। इसी तरह से दुनिया को अच्छी चीज़ें
अच्छी वस्तुएं, अच्छी सेवाएं लगातार उचित मात्रा में समयबद्ध रूप से देना, ये सब आपके रोजगार को बढ़ाना, ये सब आपके सामाजिक उत्तरदायित्व हो गए या सामाजिक उद्देश्य हो गए जिनको आप हासिल करना चाहते हो। ठीक है जी, होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आखिर में एक स्लाइड और दे रखी है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो यूज़फुल, आप सब्सक्राइब करेंगे। हमारा ऐप है, चैनल भी सब्सक्राइब भी बहुत फ्री में हो जाता है, बहुत फ्री में क्या, फ्री में ही है। और ऐप भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट है, एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको अच्छा ही लगेगा। थैंक यू।